हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं विद अवर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ डाइपोल मोमेंट, जहां पर हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट। ठीक, जिसमें फर्स्ट एप्लीकेशन था कंपैरिजन ऑफ डाइपोल मोमेंट, और वो समवॉट रिलेटेड था ही सही डाइपोल मोमेंट से। मतलब आप आसानी से देख सकते थे, मतलब डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट कर लिया और कंपेयर करने में क्या जाता है। ठीक, जो सेकेंड एप्लीकेशन है वो थोड़ा सा अलग है और कुछ नया है इस क्लास के लिए, मतलब इस स्टैंडर्ड के लिए 11th स्टैंडर्ड के हिसाब से वो कुछ नया है, क्योंकि हम लोगों ने पहले उसके बारे में कभी नहीं सुना होगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं सेकंड एप्लीकेशन, दैट इज योर टू आइडेंटिफाई सिस ट्रांस आइसोमर्स। ठीक, टू आइडेंटिफाई सिस ट्रांस आइसोमर्स। अब एक्चुअली क्या है ना, ये जो पोर्शन है ये आता है हमारे ऑर्गेनिक से रिलेटेड, ज्यादा जो इसका मेजर पोर्शन है वो ऑर्गेनिक से रिलेटेड है। सिस और ट्रांस हम लोग ऑर्गेनिक में ही यूज करते हैं, बट फिलहाल यहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इट्स अ पार्ट ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म आप लोगों ने 10th क्लास में सुना होगा। ठीक, उसकी बड़ी वाहियात से एक डेफिनेशन सुनी होगी, वो बहुत चेंज हो जाती है, आगे जाके देखेंगे। बट फिलहाल सिस ट्रांस आइसोमर्स क्या होते हैं वो देखते हैं। बेसिकली कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट होता है, जैसे C डबल बॉन्ड C। ठीक, यहाँ पर ग्रुप लगा रहता है एक G1 और यहाँ एक ग्रुप लगा रहता है G2। इसी तरीके से यहाँ पर भी सेम ग्रुप G1 और ये होता है G2। सो सिस का मतलब होता है सेम साइड। सिस का मतलब क्या होता है, सेम साइड। ठीक, तो जब ये दोनों ग्रुप्स, ये भी सेम साइड पर है और ये भी सेम साइड पर है, ऐसे मत देखना, इस तरीके से मत देखना कि G1 यहाँ और G2 यहाँ, वो आइसोमेरिज्म होता नहीं है। ठीक है, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का कांसेप्ट नहीं होता है, ये होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, मतलब आगे पढ़ेंगे। ठीक, तो G1 और G1 यहाँ पर है और G2 और G2 यहाँ पर है, मतलब सेम साइड आप बोल सकते हो। तो इसको हम बोल देते हैं कौन सा आइसोमर, सिस आइसोमर। ठीक, इसी तरीके से पहले एग्जांपल दे रहा हूं, मतलब होता क्या है फिर क्वेश्चन से समझेंगे। अगर ये G2 है और यहां G2 रख दिया, फिर यहां G1, ठीक, यहां G1 और यहां पर भी G1। ओके, कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट है, कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट है। तो ये सिस था और ये हो जाता है आपके पास, ये सिस था और ये हो जाता है ट्रांस। ठीक, बेसिकली क्या हुआ, सिमिलर ग्रुप्स सेम साइड पर हैं और सिमिलर ग्रुप्स अपोजिट साइड पर। तो चाहो तो लिख भी सकते हो यहाँ पर सिमिलर ग्रुप्स ऑन सेम साइड। ठीक, और यहां पर आ जाएगा सिमिलर ग्रुप्स ऑन अपोजिट साइड। ठीक, चलो अब इससे डाइपोल मोमेंट का क्या रिलेशन है वो समझते हैं। देखो, अपने को पता है ये ग्रुप या तो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा या फिर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, दोनों में से एक ही कंडीशन हो सकती है। सही बात है ना, सही बात है, दोनों में से एक ही कंडीशन हो सकती है, या तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। चलो अपन मान लेते हैं कि क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। चलो, जैसे इसका पुल आएगा इस तरफ, ठीक, इसका पुल आया इस तरफ। ओके, समझ में आ गई बात। तो G2 तो मैंने मान लिया कि कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और भी केस मान सकते हो आप, कुछ भी मान सकते हो, मतलब G1 और G2 पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फिलहाल हम ये देखने वाले कि सिस के केस में डाइपोल मूवमेंट और ट्रांस के केस में डाइपोल मूवमेंट किस तरीके से डिफर करता है। हम लोग सिर्फ ये बात देखने वाले हैं। अभी हम लोग इस बात से मतलब नहीं रख रहे हैं कि G1 और G2 में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक, तो वो सब पॉइंट्स आप अभी मान लो आपका G1 ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो इस तरफ पुल करेगा और वो इस तरफ पुल करेगा। हमें पता है G1 और G2 दोनों ग्रुप्स कभी सेम नहीं हो सकते, क्योंकि ये
ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या फिर सिस ट्रांस आइसोमर्स की कंडीशन होती है कि कभी भी एक कार्बन पे लगे हुए दोनों ग्रुप सेम नहीं हो सकते। अगर आप पूछते हो क्यों का जवाब मिलेगा आपको ऑर्गेनिक के अंदर। तब तक के लिए वेट करो, सिर्फ आप इतना सा नॉलेज में रखो। ठीक, तो ऊपर वालों का नेट डाइपोल मोमेंट जाएगा कहीं ऊपर की तरफ और इसका आएगा कुछ नीचे की तरफ। बट हमें पता है ये दोनों ग्रुप्स अलग अलग है, G1 और G2 क्या है, अलग अलग है। तो अपन बोल सकते हैं यहाँ पर क्या कि नेट डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है और जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस रहेगा तब तक डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, जब तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा तब तक डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। तो यहां आ गया नॉट इक्वल्स टू जीरो। अब यहां देखते चलो, है ना, यहां पर इस तरफ होगा G2 की वजह से डाइपोल मोमेंट, G2 की वजह से यहां होगा वेक्टर। ठीक, टू इक्वल वेक्टर्स एट 180 डिग्री एंगल। तो आप लोग नेट रिजल्टेंट सोचो जब तक मैं इसका बताता हूं। इसकी वजह से यहां पर और इसकी वजह से यहां पर, है ना, सही है कहानी। देखो दो वेक्टर्स जिनके बीच का एंगल कितना है 180 डिग्री। क्या है? दो वेक्टर्स जिनके बीच का एंगल 180 डिग्री। तो ऑब्वियसली अगर ये R1 है, लेट सपोज करो अगर ये μ1 है, सॉरी μ1 है और ये भी μ1 है, होगा ही सही है, क्या होगा? ये भी तो दोनों एक ही ग्रुप्स हैं। तो μ1 मैग्नीट्यूड डाइपोल्स का क्या हो गया सेम और एंगल कितना हो गया 180 डिग्री का। कितना हो गया 180 डिग्री का। तो नेट रिजल्टेंट क्या आएगा जीरो, सेम इनकी वजह से भी जीरो। हम क्या बोल सकते हैं यहाँ डाइपोल मोमेंट क्या आ जाएगा जीरो। तो इस तरीके से आइडेंटिफाई किए जाते हैं क्या सिस ट्रांस आइसोमर्स। क्या बोल सकता हूं मैं बोल सकता हूं जनरली सिस आइसोमर ऑफ अ कंपाउंड, नहीं तो इसको चेंज कर दो, जिनको जनरली डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस isomer is non-zero while that of trans isomer is ठीक है। आगे जनरली वर्ड लिखा हुआ है। जनरली का मतलब क्या होता है आमतौर पर, है ना, इन कॉमन की बात है ये। ऐसा नहीं है कि ये वर्ल्ड वाइड एप्लीकेबल है कि हाँ सिस का हमेशा नॉन जीरो होगा और ट्रांस का हमेशा जीरो ही होगा। जनरली चेंज आता है वो इसमें देखने को मिलता है। ट्रांस का कभी कभार नॉन जीरो देखने को भी मिल सकता है। वो बेसिकली ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की नॉलेज के ऊपर है और वो हमें बहुत कम है। तो हम लोग जब डील करेंगे तो वापस से उस जगह इसको पढ़ेंगे। चलो तो एग्जांपल ले लेते हैं एक बेसिक सा, जैसे ये लेता हूं मैं CH3 हाइड्रोजन, CH3 और हाइड्रोजन, C CH3 H CH3 और अच्छा दोनों सेम ही बना दिए, सॉरी CH3 और H। ठीक, चलो अब डाइपोल मोमेंट निकालते हैं। तो देखो ये कार्बन और ये कार्बन किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है। आपको इस चीज का आंसर पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो देन आपने नोट्स या फिर कहीं ना कहीं, कोई बात नहीं, अगर नहीं भी पता है तो चलो एक बार को मैं बता देता हूँ, बट अगर नहीं पता है तो अच्छी बात है। देखो ये जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, जबकि ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब हाइब्रिडाइजेशन निकालना तो सिखाऊंगा नहीं,
अब कोई बोल देगा सर इसमें तो सेंट्रल एटम एक से ज्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है। मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के अंदर, ये एक हाइड्रोकार्बन है, किसी भी हाइड्रोकार्बन के अंदर आपको एक से ज्यादा ही हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलती है। ठीक है, एक हाइड्रोकार्बन के अंदर एक से ज्यादा ही हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलती है, और ये वो केस है जहां पर आपके पास बहुत सारे सेंट्रल एटम होते हैं। ठीक, चलो इसके हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे sp3 आएगी, इसके हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे sp2 आएगी। निकालना आता ही है, 1 2 3, 3 सिग्मा तो sp2, वहां पर चारों ही सिग्मा है तो sp3। प्लीज यार ये मत करना कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाली या फिर किस तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर कर रहे हो, अदरवाइज आप बोलो कि सर सेंट्रल एटम का फंडा ये और वो। प्लीज उस चीज को थोड़ा, हाइड्रोकार्बन है, कार्बन के केस में मल्टीपल सेंट्रल एटम्स होते ही होते हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं मॉलिक्यूल्स के अंदर एक से ज्यादा सेंट्रल एटम देखे जा सकते हैं। ठीक है, आप हाइब्रिडाइजेशन बहुत सारी चीजों के लिए निकाल सकते हो। ठीक, बहुत सारे एटम्स के लिए निकाल सकते हो। तो ये आ गया आपका पास sp3 और ये आ गया sp2। अब sp2 और sp3 में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है? तो sp2 और sp3 में होता है हमारा sp2 ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। ओके, तो यानी कि इधर से इधर इलेक्ट्रॉन्स पुल होंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर इधर से इधर पुल होंगे इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरीके से। कार्बन और हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑब्वियसली कार्बन होता है, यहाँ पुल होगा एक, और एक पुल यहाँ पर, ये। ठीक, नेट डाइपोल मोमेंट जो भी आए, बट मुझे पता है म्यू नॉट इक्वल्स टू सी। सही है? ठीक है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो नीचे की तरफ होगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो ऊपर की तरफ होगा, तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? नॉन जीरो। ठीक, जबकि यहाँ पर देखो ये इधर से आया, ठीक, ये इधर से आया। अब माथे से माथा टकरा है या फिर इस तरीके का सीन हो, बात एक ही है भाई, अगर ऐसे दो वेक्टर्स आ रहे हैं तो नेट रिजल्टेंट तब भी क्या होगा? जीरो ही होगा। क्यों? क्योंकि मैं इसको इसी फॉर्म में तो लिखने वाला हूँ, ये तो ऐसा ही दिखता है ना फोटो, भाई वेक्टर्स को तो ऐसे लिख सकते हो। ठीक, चल, अदरवाइज आप बीच में खड़े हो, दो ट्रक सामने आमने सामने से आए, आपने घुसेड़ दिया, आप उधर ही कचुम्बर बन जाओगे। ठीक है, ट्रक इधर उधर मूव नहीं करेंगे, सेम स्पीड और सब चीजें सेम कर, आइडियल कंडीशन। और दो ट्रकों से आपको मतलब बांध दिया, एक हाथ इधर खींच रहा है एक हाथ इधर खींच रहा है, तब भी नेट डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग वेक्टर्स का खेल है, वो आसान सी चीज है। और इधर आएगा इस तरफ और इनका इस तरफ, दो वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन, नेट रिजल्टेंट जीरो। दो वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन, नेट रिजल्टेंट जीरो। यहाँ क्या आ जाएगा का? जीरो। ये कौन सी फॉर्म हो जाएगी? इसी बेसिस पे हम क्या बोल सकते हैं? दिस वुड बी योर ट्रांसफॉर्म एंड दिस वुड बी योर सिस। ठीक, तो यहाँ जनरली क्यों लिखाया है? क्योंकि आगे जाके हम लोग ऑर्गेनिक में देखेंगे कि ऐसा जरूरी नहीं है। सिस के अंदर आपको जो डाइपोल मोमेंट देखने को मिलेगा वो नॉन जीरो ही मिलेगा। ठीक है, सिस के अंदर आपको डाइपोल मोमेंट हमेशा नॉन जीरो ही देखने को मिलेगा, बट ट्रांस के केस में हमेशा जीरो मिले ऐसा जरूरी नहीं है, चेंज देखने को मिल सकता। क्लियर है? चलो अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो एक और चीज होती है वैसे तो, एक होता है हमारे पास ऑर्थो पैरा आइसोमर्स। ठीक है, वो चलो बता देता हूं। एग्जाम्पल में देखते हैं, या फिर हम लोग इसी का एक सब पार्ट बना लेते हैं। ये हमारे पास सिस्ट्रॉन्स था, सेकेंड हो जाएगा, हम लोग मान लेते हैं टू फाइंड ऑर्थो पैरा मेटा आइसोमर्स। बेसिकली इससे आप ज्यादा कुछ पता नहीं लगा सकते, मतलब ऑर्थो पैरा मेटा की बात नहीं कर सकते, इन जनरल वाली बात है, समझ लो, इन जनरल की बात। तो अगर आपने कभी बेंजीन को देखा होगा तो बेंजीन होता है कुछ इस तरीके का, है ना। अब यहाँ पर मैंने क्या करा, यहाँ पर मैंने ग्रुप लगा दिया एक, G1 G2 नहीं, इस बार एग्जांपल लेते हैं, जैसे CH3 ले लेते हैं। नहीं CH3 नहीं लेना हो तो Cl ले लो, Cl। ठीक, यहाँ मैंने क्लोरीन ले लिया।
ओके, और इसी के साथ यहाँ पर क्लोरीन दिया। फिर उसके बाद मैंने क्या करा, इसी तरीके से यहाँ पर क्लोरीन ले लिया और यहाँ पर क्लोरीन ले लिया, फिर हमने ले लिया यहाँ पर क्लोरीन और यहाँ पर क्लोरीन। ठीक, चलो देखते हैं कि इसको बोलते क्या है, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। बेसिकली ये ऑर्थो, मेटा और पैरा 3 पोजीशंस होती है बेंजीन के अंदर। अगर यहाँ पर कोई मतलब आप बेंजीन में कहीं पे भी एक ग्रुप लगा देते हो रैंडमली अगर मैंने बेंजीन में कोई एक ग्रुप लगा दिया G, किसी भी एक पोजीशन में बेंजीन उठाया और एक ग्रुप लगा दिया G, तो उसके रिस्पेक्ट में जो ये पोजीशन होती है इसको बोलते हैं ऑर्थो, ये वाली जो पोजीशन होती है इसको मेटा बोलते हैं और इस पोजीशन को पैरा बोलते हैं। ये होती है ऑर्थो, ये होती है मेटा और ये होती है आपकी पैरा, इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में। ठीक, अगर सिर्फ बेंजीन है, ठीक है, अगर आपका अकेला बेंजीन खड़ा हुआ है तो फिर ऑर्थो, मेटा, पैरा जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। कोई ग्रुप लगा हुआ है उसके रिस्पेक्ट में, ठीक है, मतलब क्या है, दीज पोजीशंस आर रिलेटिव पोजीशंस, दीज पोजीशंस आर रिलेटिव पोजीशंस। ओके, तो हम लोग अभी वही आइडेंटिफाई करने वाले हैं कि ऑर्थो कौन सी, मेटा कौन सी और पैरा कौन सी। तो यहाँ देखो डाइपोल मूवमेंट से कैसे होगा, वैसे ये हो गया आपका ऑर्थो, दिस इज योर ऑर्थो, दिस इज योर मेटा एंड दिस इज योर पैरा। ठीक है, इन जनरल वैसे देखा जाए तो चलो इसकी वजह से यहाँ पर और इसकी वजह से यहाँ पर, क्यों, क्योंकि क्लोरीन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। बेंजीन के अंदर सब कार्बन ही होते हैं, ठीक है, तो कार्बन से ज्यादा ही इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है क्लोरीन। ठीक, चलो उसके बाद बात करते हैं हम इसकी, तो इसमें आ जाएगा कुछ इस तरीके से और इसमें आ जाएगा कुछ इस तरीके से। ओके, तो देखो ये जो एंगल है, अगर आप इसको यहां पर एक्सटेंड करते हो, अगर मैं इसके सेंटर तक लेके जाता हूं, सीधे आ जाना, अगर मैं इसको इसके सेंटर तक लेके जाता हूं इस तरीके से, ठीक, तो थोड़ी बहुत अगर मैं चाहती हूं तो ये एंगल निकाला जा सकता है, ये एंगल आएगा 60 डिग्री, है ना, सही बात है, अगर आती हो तो, नहीं आती तो कोई बात नहीं। अगर यहां देखते हैं तो ये जो एंगल आएगा दिस वुड बी 120 डिग्री, और अगर इसकी बात करता हूं तो यहां तो आ जाएगा कितना 180 डिग्री। ठीक, चलो अब देखते हैं क्या होने वाला है इधर और इधर, तो नेट रिजल्टेंट क्या आने वाला है, कंपेयर करना है। टू फाइंड नी आप यहां पर डाइपोल मोमेंट कंपेयर कर सकते हो, टू कंपेयर मतलब यहाँ हम लोग डाइपोल मोमेंट का कंपैरिजन करने वाले हैं। ठीक, फॉर सम, चलो ठीक है, तो इसको ऐसे लेते हैं, टू कंपेयर ऑर्थो, मेटा, पैरा आइसोमर्स, इसको ऐसे ही रख दो, हेडिंग मत डालो क्योंकि फिर कंपैरिजन तो चाहिए। छोड़ो, चलो आप तो यहाँ पर कंपेयर कर लो, ये तो एक क्वेश्चन मान लो, आप इसको लिख दो कंपेयर डाइपोल मोमेंट, यहाँ पर आप कंपेयर करके लिख दो डाइपोल मोमेंट, ठीक है, कंपेयर डाइपोल मोमेंट। चलो, तो यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल है, यहाँ 120 का और यहाँ 180 का है, आसानी से बता सकता हूँ। म्यू रिजल्टेंट अगर मैं फॉर्मूला लिखता हूँ तो वो आएगा μ1 का स्क्वायर, देखो फिजिक्स भी लगा दो, ठीक है, ऐसा नहीं है, फिजिक्स भी लगा सकते हो, μ1 का स्क्वायर प्लस μ2 का स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos ऑफ थीटा। μ1 और μ2 की वैल्यू तो फिक्स है ना, इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो फिक्स है, बदल क्या रहा है, cos थीटा बदल रहा है, थीटा बढ़ रहा है, cos ऑफ थीटा क्या होगा, कम होगा, है ना, इतनी मैच मेरे को कहते हैं, थीटा बढ़ रहा है, cos ऑफ थीटा कम होगा, तो अगर यहां से यहां जा रहे हैं तो डाइपोल मोमेंट कम होता जाएगा। वैसे भी देख सकते हो इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो कितना आ रहा है, 0, इन दोनों के केस में नॉन जीरो, जो पैरा वाला आइसोमर है उसका 0 आ रहा है जबकि इनका नॉन जीरो।
हर बार ऐसा होगा नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं, डिपेंड करता है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगी। ठीक है, ये बात पक्की है कि ये चीज क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा। एक चीज बता देता हूं, इसका और इसका कभी भी डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं आ सकता, कभी भी डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं आ सकता। रीजन क्या है, देखो एक तो जो ये एंगल है ये है 120 डिग्री, ठीक है, ये एंगल क्या है 120 डिग्री है। तो अगर आप यहाँ पर भी एक वेक्टर लेते हो कोई मैग्नीट्यूड का और यहाँ पर भी एक वेक्टर लेते हो कोई और मैग्नीट्यूड का, आपको पता ही होना चाहिए कि कुछ ना कुछ तो रिजल्टेंट इस तरफ बनेगा। मतलब अगर आपने एक वेक्टर लिया r1 यहाँ और एक वेक्टर लिया r2 यहाँ, तो हमें पता है कुछ ना कुछ तो रिजल्टेंट आएगा ही आएगा, है ना, जीरो तो नहीं हो सकता। इसी तरीके से इसके केस में भी आपको डाइपोल मोमेंट जीरो देखने को नहीं मिलेगा। पैरा के केस में आपको देखने को मिल सकता है, जीरो भी हो सकता है और नॉन जीरो भी। क्लियर? चलो अगला आ जाता है हमारे पास जो थर्ड है। बेसिकली ये क्वेश्चन ही करते हैं हम लोग, इसको एप्लीकेशन नहीं बुलाते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन है OH और OH, तो आपको बताना है इसका डाइपोल मोमेंट जीरो है या नॉन जीरो है। इसका और इसी जैसा एक और ले लेते हैं, इसी का भाई ले लेते हैं SH और SH। ठीक, ये जो सवाल है ये बहुत बार पूछा जा चुका है, जेई के अंदर भी आ चुका है ये एक बार क्वेश्चन, और इसके अलावा मेडिकल हो गया आपका मेंस एडवांस, सबके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिलेटेड टू केमिकल बॉन्डिंग एंड रिलेटेड टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्योंकि बेंजीन आ रखा है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आ चुकी है, केमिकल बॉन्डिंग डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड है। ठीक, तो यहाँ पर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इसके अलावा अगर मैं फ्रेम करना चाहूँ तो एक ऑप्शन ये भी ले लीजिए आप, मजा आ जाएगा। तो यहाँ क्लोरीन और यहाँ पर क्लोरीन और यहाँ ले लेते हैं CH3 और CH3। चलो, तो आपको बताना है किस किस का डाइपोल मोमेंट जीरो है या नॉन जीरो है। तो आपको जीरो जो वाला उसको अलग करना है और नॉन जीरो वाला अलग करना है। तो सॉल्व करो फटाफट से क्वेश्चन। ठीक, कर लिया होगा। तो किस किस का जीरो है और किस किस का नॉन जीरो है। क्वेश्चन ये था, आपको बताना था कि कौन सा डाइपोल मोमेंट किसका जीरो है और किसका नॉन जीरो है, मतलब किस किस मॉलिक्यूल का जीरो और किसका नॉन जीरो है। तो आंसर आ गया होगा आपका कि इसका डाइपोल मोमेंट बोले तो जीरो, इसका डाइपोल मोमेंट बोले तो जीरो, इसका डाइपोल मोमेंट बोले तो जीरो और इसका भी जीरो। ठीक, सबका क्या है जीरो है। नॉर्मल सोच लगाइएगा ना, क्या करना है भाई, ये ऊपर खींचेगा ये नीचे खींचेगा। ठीक, तो यहाँ पर आदमी फंसता है। टेक्निकली इसका और इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या है नॉन जीरो। इन दोनों का डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो है, इन दोनों का जीरो है। ये वाला तो केस हम लोग देख ही चुके हैं ऑलरेडी, और इधर भी आपका जीरो आ जाएगा। तो क्यों यहाँ पर नॉन जीरो आता है देखें। बेसिकली क्या होता है ना, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। हम लोगों ने एक टर्म यूज किया था रेजोनेंस, थोड़े टाइम पहले ना हम लोगों ने रेजोनेंस का इस्तेमाल किया था और मैंने कुछ बना के भी दिखाया था आपको। बेसिकली जो रेजोनेंस का एक्चुअल यूज है वो यहाँ पर है। ठीक है, जो रेजोनेंस का एक्चुअल यूज है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। ऐसा बोला जाता है कि इस स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर के अंदर रेजोनेंस नहीं होता है। यहाँ पर बोलते हैं हम लोग नो रेजोनेंस। इन दोनों के अंदर क्या होता है रेजोनेंस नहीं होता है। डेप्थ में देखा जाए तो ऑर्गेनिक की चीजें, बट थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं। ये जो लोन पेयर है, जैसे हम लोगों ने वहां पर एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम पढ़ा था, मैंने बताया था आपको केस था ये वाला, है ना, कुछ इस तरीके का सिस्टम था। मैंने आपको बताया था कि ये कन्वर्ट होगा पाई में और ये पाई कन्वर्ट होगा नेगेटिव चार्ज में। तो कंडीशन थी
एक तो ऑल्टरनेट सिस्टम होना चाहिए, एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए, मतलब नेगेटिव ऑल्टरनेट टू पाई, इस तरीके का कुछ होना चाहिए, है ना, इस तरीके का कुछ सिस्टम होना चाहिए। इसी तरीके से हमारे पास और भी टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन होते हैं, सिर्फ यही इकलौता नहीं है नेगेटिव ऑल्टरनेट टू पाई, हमारे पास लोन पेयर ऑल्टरनेट टू पाई भी होता है। इस तरीके से हमारे पास इस तरीके का भी कोई सिस्टम होता है, लोन पेयर ऑल्टरनेट टू पाई। तो लोन पेयर कन्वर्ट होगा पाई में और पाई कन्वर्ट होता नेगेटिव चार्ज में इन जनरल, जो कि बेंजीन के साथ होता है रेजोनेंस में। बट यहाँ पर ऐसा देखने को नहीं मिलता है, यानी कि जो ये लोन पेयर है ये क्या है, ऑक्सीजन के सर पर है, क्या है, ऑक्सीजन के सर पर है। तो हम बोलते हैं यहाँ पर क्या, लोन पेयर, नो रेजोनेंस तो मत बोलो, अंदर तो हो ही रहा है, या बोलते हैं हम लोग लोन पेयर नॉट involved in resonance, therefore dipole moment not equals to 0। अगर कोई 12th स्टैंडर्ड का बंदा है तो अगर उसको जो भी अगर लेक्चर दिख रहा है, अगर 12th का है तो उसको पता होगा कि एक टर्म होता है कॉन्फर्मेशन। 11th वाले ध्यान मत देना, ठीक है, 11th वाले इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं, 12th वाले जो देख रहे हो देख लीजिए कि एक टर्म होता है कॉन्फर्मेशन, है ना, जो कि आइसोमेरिज्म में हम लोग पढ़ते हैं। बेसिकली क्या होता है ना, ये जो सिंगल बॉन्ड है, रेजोनेंस नहीं होने की वजह से, क्या, रेजोनेंस नहीं होने की वजह से इस बॉन्ड के अंदर किसी भी प्रकार का डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं आता है। जो 12th के उन्हें पता होगा कि यहाँ पर डबल बॉन्ड के कैरेक्टर्स आते हैं। रेजोनेंस की चलने की वजह से, रेजोनेंस होने की वजह से एक सिंगल बॉन्ड, प्योर सिंगल बॉन्ड नहीं रहता है, उसका बॉन्ड ऑर्डर बदल जाता है। ठीक, तो यहाँ पर रेजोनेंस नहीं हो रहा है तो ये प्योर सिंगल बॉन्ड है। रेजोनेंस नहीं हो रहा है तो ये प्योर सिंगल बॉन्ड है। आप लोगों ने आइसोमेरिज्म में 12th स्टूडेंट्स, ठीक, आप लोगों ने आइसोमेरिज्म में पढ़ा होगा कॉन्फर्मेशन आइसोमर्स। उसमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन होता है। क्या होता है, सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन होता है। तो इस स्ट्रक्चर के, इसके और इस स्ट्रक्चर के क्या होते हैं, बहुत सारे, क्या होते हैं, बहुत सारे आइसोमर्स होते हैं, कॉन्फर्मेशन आइसोमर्स होते हैं। क्या होते हैं, बहुत सारे कॉन्फर्मेशनल आइसोमर्स होते हैं, जिसके चलते इसका नेट डाइपोल मोमेंट क्या, नॉन जीरो हो जाता है। जैसे बेसिकली मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ, दिस ऑल नॉलेज इज फॉर 12th स्टूडेंट्स। 11th वाले दिमाग ना लगाएं, हट जाएगा, वरना स्किप कर सकते हैं। जिसको कॉन्फर्मेशन की नॉलेज हो वो जरूर लिखे। ठीक, एक्चुअली क्या होता है ना, कॉन्फर्मेशंस की वजह से, अलग अलग एंगल ऑफ रोटेशन आने की वजह से एक स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, ठीक, और एक स्ट्रक्चर ऐसा भी बनेगा। तो जब हम लोग नेट डाइपोल मोमेंट देखते हैं, ये कॉन्फर्मेशंस है, ठीक, तो हम लोग बताएं कि क्या होता है, कॉन्फर्मेशंस है। जब इसके अबाउट रोटेशन होगा तो अलग अलग एंगल्स पे रोटेट करेगा और अलग अलग कॉन्फर्मेशन देखने को मिलते हैं, जिसके चलते नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। अगर रीजन जानना है तो कोई जरूरत नहीं है, बट आपको ये पता होना चाहिए। आपको चाहे 11th के स्टूडेंट्स हो, चाहे आप 12th के स्टूडेंट हो, आपको इस क्वेश्चन की नॉलेज होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी पूछा जा सकता है, रीजन नहीं पूछेंगे तो भी चलेगा, ठीक है, बट इतना पता होना चाहिए नॉन जीरो होता है। इसका डाइपोल मोमेंट क्या होता है, नॉन जीरो, क्योंकि यहाँ पर जो लोन पेयर है वो इस सिस्टम के साथ रेजोनेंस नहीं कर रहा, ठीक, और उसके आगे की कहानी फिर अलग ही है। चलो, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अब। चलो आगे बढ़ते हैं। जो हमारे पास थर्ड एप्लीकेशन था हो गया, अब आ जाता है हमारे पास, नहीं थर्ड एप्लीकेशन है ना, थर्ड एप्लीकेशन ही था। थर्ड एप्लीकेशन आ जाता है हमारे पास
टू कंपेयर है कि फाइंड, हाँ टू तो छोड़ो, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। हम किसी डाइपोल मोमेंट की वैल्यूज का यूज करके, मतलब अगर हमारे पास थ्योरेटिकल डेटा है और एक्सपेरिमेंटल डेटा है, तो हम किसी बॉन्ड के अंदर, किसी मॉलिक्यूल के अंदर परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकाल सकते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला होता है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का म्यू ऑब्जर्व्ड अपॉन म्यू थ्योरेटिकल इनटू, ये होता है आपके पास परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का फॉर्मूला। टीसी मत लिखो, इसको ऐसे ही कर दो, म्यू ऑब्जर्व्ड अपॉन म्यू थ्योरेटिकल, ऑब्जर्व्ड मतलब एक्सपेरिमेंटल भी हो सकता है, ठीक, म्यू ऑब्जर्व्ड अपॉन म्यू थ्योरेटिकल इनटू 100। चलो इसी बात पे क्वेश्चन हो जाए फटाफट से। द डाइपोल मोमेंट ऑफ HBr इज 1.5 d। अच्छा, मैंने डाइपोल मोमेंट की आपको शायद यूनिट बताई थी या नहीं बताई थी, डिबाई होती है, अगर नहीं बताई थी तो याद रख लो, डिबाई, ठीक है। देखो, द डाइपोल मोमेंट ऑफ HBr इज 1.25 d। द डाइपोल मोमेंट ऑफ HBr इज 1.25 d, ठीक। याद है, चार्ज इनटू डिस्टेंस था, मतलब कूलामीटर, उसको डिबाई भी कहते हैं, कूलामीटर को डिबाई भी कहते हैं। The dipole moment of HBr is 1.25 d if the HBr bond length is, if the HBr bond length is 1.6 angstrom, 1.6 angstrom, 1.6 angstrom, then calculate percentage ionic character, then calculate percentage ionic character, then calculate percentage ionic character, ठीक। चलो अब देखो हमें क्या क्या दे रखा है, हमें दे रखा है म्यू ऑब्जर्व, क्योंकि थियोरेटिकल तो हमें फॉर्मूले से निकालना है, ठीक है, थियोरेटिकल चीज तो हमें निकालनी होती है। जो हमें वैल्यू दे रखी है वो किसकी दे रखी है, ऑब्जर्व की, कितनी दे रखी है, 1.25 डिवाइड, ये ऑब्जर्व्ड है। हमें म्यू थ्योरेटिकल कैलकुलेट करना है, हमें म्यू थ्योरेटिकल कैलकुलेट करना है, ठीक है, ये हमें निकालनी है। क्यों, कि फॉर्मूले में यही तो पुट करना है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर तो नहीं से आएगा। अब देखो, म्यू थ्योरेटिकल का मतलब होता है जो कि फॉर्मूला है, दैट इज योर Q इंटू डी, मॉड लिखो, मॉड ऑफ Q इंटू डी, सही। चलो आगे बढ़ते हैं, मॉड ऑफ Q इंटू डी। Q क्या हमें दे रखा है क्वेश्चन में, देखो नहीं, हमें चार्ज नहीं दे रखा है, तो हम चार्ज की जो जनरल वैल्यू है, आइडियल वैल्यू, उसको कंसिडर करेंगे। हम जो चार्ज की आइडियल वैल्यू होती है उसी को कंसिडर करेंगे, दैट इज योर 1.6, पता ही होगी ये तो, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इंटू, हमें बॉन्ड लेंथ दे रखी है, अच्छा डी दे रखा है हमें, है ना, बॉन्ड लेंथ कितनी दे रखी है, 1.25 एंगस्ट्रॉम, नहीं सॉरी 1.25 नहीं, 1.6 होगा सर, 1.6 एंगस्ट्रॉम, हमें 1.6 एंगस्ट्रॉम डी दे रखा है। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में, तो ये आ जाएगा 10⁻⁻10, कितना होगा एंगस्ट्रॉम तो मीटर में, वैल्यू आ जाएगी 16 का स्क्वायर कितना होता है, 1.6 16 कितना होता है, 256 होता है शायद, है ना, तो 2.56 इंटू 10⁻⁻19 और 10 हो जाएगा आपका 29। तो यहां से अब आप निकाल सकते हो क्या, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, तो परसेंटेज आईसी आ जाएगा आपका म्यू ऑब्जर्व, कितना है म्यू ऑब्जर्व, 1.25 डी, नहीं म्यू ऑब्जर्व आपका है 1.25 डी, और ये आ जाएगा आपका कितना,
अच्छा डी है ना, एक सेकंड, डिबाई को भी आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा कूलम मीटर, और हाँ सॉरी एक चेंज है, थोड़ा मेरे दिमाग से निकल गया था। जो एक डिबाई होता है, ठीक है, एक डिबाई के अंदर हमारे पास कितने कूलम मीटर होते हैं, दैट इज योर 3.33 इंटू 10 की पावर माइनस 30 कूलम मीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक कन्वर्जन करना पड़ेगा। जो ये डिबाई है और कूलम मीटर है वो सेम ही होते हैं। सॉरी, डिबाई इज ऑल्सो यूनिट ऑफ, क्या बोल सकते हो आप इसको, डाइपोल मोमेंट, बट जो कूलम मीटर होता है, एक डिबाई में इतने कूलम मीटर होते हैं। तो 1.25 इंटू 3.33 इंटू 10 की पावर माइनस 30 अपॉन 2.56, 2.56 इंटू 10 की पावर माइनस 29 इंटू, ठीक, वो ध्यान रख लेना, एक डिबाई में इतना कूलम मीटर होता है। सॉरी फॉर अ चेंज, ध्यान रख लेना। ओके, सो दिस वाज योर, यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो कर लेना, मत करना वरना यहाँ से निकाल के देख लोगे, पता चल जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट। फटाफट से कॉपी करो, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, कॉपी कर लिया होगा फटाफट से इसके साथ। CS3 वाले का डाइपोल मोमेंट 0 था, हो सकता है बोर्ड विजिबल ना रहा हो, बता देता हूँ। जो CS3 और CS3 थे बेंजीन के ऊपर, उनका डाइपोल मोमेंट क्या था, 0 था। ठीक, चलो तो अगर अपन स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक, जिसका नाम है बैक बॉन्डिंग। तो यहाँ पर बॉन्ड पैरामीटर्स जो थे वो हो चुके हैं खत्म। ठीक है, जो हमारे पास बॉन्ड पैरामीटर्स थे वो खत्म हो चुके हैं। तो बॉन्ड पैरामीटर्स में हमने क्या क्या देखा, हमने बॉन्ड लेंथ देखी, बॉन्ड ऑर्डर देखा, बॉन्ड एंगल देखा और डाइपोल मोमेंट। ठीक, तो बॉन्ड पैरामीटर्स खत्म हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे और अगला टॉपिक है दैट इज योर बैक बॉन्डिंग, और इसको बोलते हैं पाई डेटिव बॉन्ड। ठीक, क्या होता है पाई डेटिव बॉन्ड। पाई बॉन्ड बन रहा है, इसका मतलब सिग्मा ऑलरेडी प्रेजेंट हो, है ना यार, समझ में तो आती है बात कि अगर पाई बॉन्ड बन रहा है तो सिग्मा बॉन्ड तो प्रेजेंट होगा ही सही। पाई डेटिव बॉन्ड को हम लोग बैक बॉन्ड बोल सकते हो, और जो सिग्मा डेटिव बॉन्ड होता है दैट इज योर कोवैलेंट बॉन्ड। क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड। तो कंडीशन क्या है यहाँ पर देखो जरा, यहाँ पर हमारे पास दो बंदे एक दूसरे से एक सिग्मा बॉन्ड से जुड़े हुए हैं कम से कम। ठीक है, मतलब आपके पास एक मॉलिक्यूल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, उनमें से एक के पास लोन पेयर है। ठीक है, उनमें से एक के पास क्या है, लोन पेयर है, और जो दूसरा है उसके पास है वैकेंट ऑर्बिटल। एक के पास लोन पेयर है और एक के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है। जो ये लोन पेयर वाला बंदा है ये क्या कर देता है, ये अपना लोन पेयर इस वैकेंट ऑर्बिटल में शिफ्ट कर देता है, और जो फोटो में बदलाव आता है वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा, एक बोल सकते हो काइंड ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बोल सकते हो, काइंड ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। अगर आप इसको हटाना चाहते हो तो बताइए क्या करना होता है, प्लस और माइनस। सो दिस इज योर बैक बॉन्डिंग।
ये क्या होती है आपकी बैक बॉन्डिंग कहलाती है। ठीक, नहीं तो अगर ऑर्बिटल डायग्राम से बनाना है तो इसको ऑर्बिटल डायग्राम से भी समझ लेते हैं। थोड़ा एडवांस वर्जन बता दें इसका, थोड़ा सा एडवांस वर्जन है आपके पास। ए बी एक के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है, और एक के पास क्या है, लोन पेयर है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, यहां पर बन जाएगा एक पाई, क्या बन जाएगा भैया, बन जाएगा यहाँ पर एक पाई। ठीक, इसी को क्या बोलते हैं अपन, बैक बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग इसलिए होगी कि यार देखो हुआ क्या था ना, चुपचाप बैठे थे, बिल्कुल चुपचाप। ऑक्टेट कंप्लीट था नहीं कंप्लीट था उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, चुपचाप बैठे हुए थे। तो उसने देखा यार सामने वाले के पास ऑर्बिटल खाली है और मेरे पास लोन पेयर है, क्यों ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दी जाए। ऐसा क्यों करा, देखो एक्चुअली यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है। ठीक है, बैक बॉन्डिंग से क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ गए ना, दो एटम्स के बीच में अगर नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ गए तो क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा। यही तो डेफिनेशन होती है। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आ ही रही होती है। ठीक, तो चलो हम लोग लिखते हैं कुछ पॉइंट्स, इसीलिए क्या होती है, बैक बॉन्डिंग देखने को मिलती है। तो कंडीशन क्या है, एक होना चाहिए आपके पास डोनर एटम और एक होना चाहिए आपके पास एक्सेप्टर एटम, है ना। यही कंडीशन है किसकी, बैक बॉन्डिंग की। क्या है कि आपके पास एक डोनर एटम होना चाहिए और एक एक्सेप्टर एटम होना चाहिए। लिखो फर्स्ट पॉइंट इसी के रिगार्डिंग, जो पहला पॉइंट है वो लिखो, द फिनोमिना ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ पाई बॉन्ड। द फिनोमिनन, है ना, लिखो द फिनोमिनन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। The phenomenon of formation of pi bond due to the phenomenon of formation of pi bond due to transfer of lone pair due to transfer of lone pair from filled orbital of an atom due to transfer of lone pair from filled orbital of an atom to the unfilled orbital of the adjacent bonded atom, to the unfilled, ठीक है, unfilmed नहीं, unfilled खाली, to the unfilled orbital of adjacent atom, to the unfilled orbital of adjacent atom। देखो बगल वाला ही होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है एक छोड़ के पहुंच गए तीसरे मकान पे चौथे मकान पे, नहीं, जस्ट बगल वाला मकान ही खाली होना चाहिए, तभी फायदा है। ओके, तो अगला पॉइंट लिख दो, इट इज आल्सो नोन एज पाई डेटिव बॉन्ड, जो कि मैंने लिखा रखा है, फिर भी लिख दो, इट इज आल्सो नोन एज पाई डेटिव बॉन्ड, इट इज आल्सो नोन एज पाई डेटिव बॉन्ड, इट इज आल्सो नोन एज पाई डेटिव बॉन्ड। ठीक, अगला पॉइंट लिखो, इन जनरल द डोनर एटम्स आर, इन जनरल बोला है यानी कि आमतौर पर, इन जनरल द डोनर एटम्स आर सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स, सॉरी, इन जनरल द डोनर एटम्स आर सेकेंड पीरियड elements. In general the donor atoms are second period elements containing lone pair. In general
The donor atoms are second period elements containing lone pairs like fluorine, oxygen, nitrogen, carbon. Like fluorine, oxygen, nitrogen, carbon. ठीक, ब्रैकेट बना लो, ठीक है, उसमें लिख दो समटाइम्स, ब्रैकेट बना लो, उसमें लिख दो समटाइम्स क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, फॉस्फोरस, सल्फर, सबके सिंबल बनाना, फुल फॉर्म मत लिखने बैठ जाना। समटाइम्स क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फॉस्फोरस, सल्फर कैन ऑल्सो शो बैक बॉन्डिंग, can also show back bonding, ठीक। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर सिर्फ यहाँ तक ही रखते हैं। कल हम लोग फिर वापस से इसी पॉइंट से कंटिन्यू करेंगे, जहां पर हम लोग देखेंगे बैक बॉन्डिंग क्या होती है, ठीक, डिटेल में पढ़ेंगे और इसके एप्लीकेशंस कि इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस हमें देखने को मिलते हैं। तब तक के लिए इसको रिवाइज करो, ओके, और जो भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में डाल के